चाय आपके बजट में। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। भोला, तुम्हें छोले बनाने आते हैं? हाँ हाँ, बनाना आता है, लेकिन आप तो छोले खाती नहीं थी। अब खाने लगी हूँ, पुणे जाकर खाने लगी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जाओ और गर्मा गर्म छोले और पूरी बना दो। जी अच्छा। मम्मी, ये भोला बहुत कामचोर हो गया। एक बात पूछूं बेटा? जी पूछिए। पुणे जाने से पहले तो तुम्हें इतनी भूख नहीं लगती थी, ये अचानक क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, मैं भी यही सोच रही हूँ। अचानक पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। भोला बता रहा था, जो चीजें तुम बिल्कुल नहीं खाती थी आजकल उन्हीं की डिमांड करती हो। वो क्या ना मम्मी, मैंने सोचा कि जब सब लोग सब कुछ खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती, इसलिए मैंने भी सब कुछ खाना शुरू कर दिया। मम्मी, मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। मम्मी, ये भोला है ना, बहुत ज्यादा टोकने लगा है, उसे समझा दीजिए, मुझे बात बात पर टोका ना करे। अच्छा पापा, समझा दूंगी। अच्छा, तूने अंजलि के बारे में तो बताया नहीं, कैसी है वो? अंजलि? कौन अंजलि? अरे तेरी वो पुणे वाली दोस्त। अच्छा, वो अंजलि, वो क्या कहती? अब बस हम अपनी पुरानी दिनों की बातें याद कर रहे थे, वो आपको बहुत याद कर रही थी। अच्छा, अरे ये तो बता, उसके पति के क्या हाल है, क्या कर रहे हैं आजकल वो? ये तो सवाल पर सवाल कर रही है, अब क्या कहूँ, मुझे क्या पता उसका पति क्या करता है। उफ। दामिनी, क्या सोचने लगी? मैंने पूछा उनके पति क्या कर रहे हैं। मम्मी, वो एक काम तो सही करता नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। तो वही मैं सोचने लगी कि वो क्या कर रहा था जब मैं गई थी। शायद वो कोई बिजनेस कर रहा था। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, अंजलि ने मुझे बताया था कि वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं। हाँ, बैंक? हाँ, बैंक में तो नौकरी कर ही रहा है। वो क्या है ना, बैंक से थोड़ा बोर हो गया, नोट गिनते गिनते। नोट गिनने का काम तो कैशियर का होता है, और अंजलि ने मुझे बताया था कि वो तो बैंक में मैनेजर है। फिर आप भी ना मम्मी कुछ भी कहती रहती हैं। वो अपनी इज्जत बनाने के लिए वो सब लोगों को कहती रहती है कि उसका पति मैनेजर है, पर वो कैशियर ही है। अरे हमसे क्या छुपाना, और कैशियर की नौकरी कोई बुरी थोड़ी ना होती है। हाँ मम्मी, वो तो है, पर आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो सोचेगी कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी। ये बता, उसका बंटी कैसा है, कितना बड़ा हो गया? बंटी? ये इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा? अरे कैसे हो सकता है, मैं उसके कुत्ते की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी तो कुत्ते की बात कर रही थी। अब दूसरा हाथ लगाया नहीं मैंने, ये इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, तू भी ना। अरे तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। ओ हाँ। अरे ये मोबाइल कब लिया? तुम्हारे पास तो दूसरा मोबाइल था ना? ये एक मिनट मम्मी। हेलो? हाँ हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया? मैंने कहा ना मैं फोन करती हूँ, बस थोड़ी देर में फोन कर रही हूँ। सर, आपकी हालत ना सर, डॉक्टर अस्थाना किधर हो गई? ये कौन सी बीमारी का डॉक्टर है? मुन्ना भाई। और ये कौन सी बीमारी है? सर, ये बीमारी नहीं है, फिल्म है, फिल्म। हाँ, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म में संजय दत्त के कारण जिस तरह डॉक्टर अस्थाना यानी कि भुवन ईरानी परेशान होते हैं, आप भी ठीक उसी तरह ये मीना को लेके परेशान होते हैं। ये जो तुम हमारी फिल्म की बकवास करते हो ना, ये करने की बजाय तुम ये सोचो ना कि मीना क्या करती है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो तुम्हारे अच्छा होगा। सर, मीना जो है वो दामिनी बन के आशियाना पहुंच चुकी है, बराबर? हाँ। इसका मतलब है कि अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब जो भी कहेगी या करेगी वो वही करेगी। पहले मुझे ये बताइए कि उसने ऐसा किया क्या? अरे मैंने उसे फोन किया था, तो उसने मेरा फोन काट दिया।
फिर सामने से उसने मुझे फोन किया और उल्टी सीधी बातें करने लगी। उसे तुम समझाओ कि हमें वहां की पल पल की खबर होनी चाहिए। सर आप समझो, गरम गरम खाना खाने जाओगे ना तो मुंह जल जाए, और ज्यादा देर रुकूंगा ना तो ठंडा हो जाए। सर वो चलेगा। सर आप सोचिए, अगर मीना को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो चली गई, दिल्ली भाग गई, तो क्या करोगे? और आपका क्या होगा? है वो दामिनी के अपहरण के चक्कर में आप चले जाओगे हवाला, और वहां पर सिर्फ दो ही चीज खाने को मिलती है, हवा और नाम। हमेशा मनुष्य बातें करते हो। आ गई सर, नाम लिया और आ गई कमिनी, दामिनी। मेरा आशियाना नाम लिया और आ गई कमिनी, दामिनी। और हमारा खून पिएगी। हाँ जी, तो याद कर रहे थे या गाली दे रहे थे? याद कर रहे थे। वो क्या है ना, मीना सर जी कह रहे थे कि मीना से कहना कि आशियाना की पल पल की खबर हमें दे। देखो जी, वहाँ पल पल सांस लेने में भी खतरा है, और तुसी कह रहे हो कि पल पल की खबर दूं? देख लो, अगर भरोसा नहीं है तो कह दो, मीना चली दिल्ली वापस। नहीं मीना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, सर जी थोड़े बेचैन हो गए थे, और हम चाहते हैं कि ये काम का रिजल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी है। यहाँ ऑफिस में नरम नरम कुर्सी में बैठकर गल्ला करना बड़ा ही आसान है। जरा एक दिन उस आशियाना में रहकर देखो, तब समझ आएगा। अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हें क्यों परेशान करते? हम खुद ही कर देते ना। हा? पता नहीं, तुसी हर काम अपने मतलब तो करते हो। मैं वहां दिन भर कैसे रहती हूँ मैनू पता सी। हाँ बोली, लेकिन यही सब अब जरा हिंदी में बोलो। पता है वहाँ सबसे खतरनाक है वो माँ। ऐसे ऐसे सवाल करती है कि मैं तो फंसी जाती हूँ। एक बात कह दूं, किसी दिन फंस गई ना तो तेनू भी फंसा दूंगी, फिर चाहे जो भी, मुझसे मत कह, समझे? इसलिए बार बार मैंने परेशान ना, समझे? हाँ समझे। अरे दामिनी, यहाँ कैसे? देवराज साहब के राज में कुछ छर्रे उड़ा रहे हैं। आपके पास क्यों आती है? अब वो क्या है ना विवेक बाबू के, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है? अब ये दामिनी को पैसों की जरूरत पड़ गई, इसीलिए सर जी के पास बार बार वो आशियाना की डील करने आती रहती है, लेकिन हमारे सर जी जो है वो मानते ही नहीं। क्यों? क्या है ना, अब क्या है, आशियाना को लेके इतनी बार धोखा खा चुके हैं, सबके सामने बेइज्जती हो गई है, तो क्या मुंह लेके लोगों के पास जाएंगे और जिक्र करेंगे आशियाना का? है कि नहीं? ओ बनवारी, मेरी तरफ से बोल रहे हो या मेरी इज्जत को नीलाम कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो आपकी तरफ से ही बोल रहा हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बताओ क्या काम से है? सर वो मल्होत्रा बिल्डर का चेक भिजवाना था। हाँ तुम चेक तैयार करो, मैं साइन कर दूँ। ओके सर। सर वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं? नहीं
तुम गलत कहते ही कब हो। थैंक यू सर, मैं जानता था। अच्छा सर, मैं भी जाऊँ, थोड़ा अपना काम निपटा लूं। प्लीज जाओ। लेकिन सर जरूरत पड़े तो मुझे बुला देना। जाओ जाओ। बेवकूफ। आप यहाँ कमाल है भाई, मंजिल सामने खड़ी और आप रास्ते में खड़ी हैं। देखो बॉस, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों का ही सहारा लेना पड़ता है। भाई अगर हम सफर अगर अच्छा हो तो उसके सहारे भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, पर चाहे रास्ता हो या ना हो। हेलो, चांदनी चौक के किसी कवि सम्मेलन में आए हो क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो? सीधी बात करो मुझसे। वैसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर जा रही हूँ, रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ। अरे आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सॉरी, मैं ऐसों का सहारा नहीं लेती हूँ जो छोड़ देते हैं। अरे हम तो जिंदगी भर आपका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन आप ही मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। देखो, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं पहले वो पूरी कर लूं, फिर मैं तुमसे बात करूंगी, ठीक है? अरे हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए, जिम्मेदारियां बांट लेंगे। जी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी को शामिल नहीं कर सकती। अरे हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए, जिम्मेदारियां बांट लेंगे। जी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी को शामिल नहीं कर सकती और ना ही किसी की मदद ले सकती। और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो कौन सी जिम्मेदारियां जो आपको परेशान कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये भी नहीं बता सकती। खैर, आपकी मर्जी। कॉफी पीते? देखो, घर वालों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्यों? घर वालों से डरती हो क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, बात बिगड़ जाएगी। कौन सी बात बिगड़ जाएगी? देखो, मैं बताना जरूरी नहीं समझती। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो आप मुझसे बात भी नहीं करती थी, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, यहाँ तक कि आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, लेकिन अब आप क्या कहती हैं और क्या कहना चाहती हैं कुछ समझ में नहीं आता मुझे। देखो, मुझे समझना बहुत मुश्किल है। चलिए माना आपको समझना मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस बात से आप खुश हैं ना? नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, और वो भी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी किसी आवारा सड़क छाप गुंडे से हो। अब मुझे यकीन होगा कि आप वही हैं। मतलब ये, अभी तक मुझे ये लग रहा था कि मैं दामिनी से नहीं किसी और से बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपने मम्मी पापा की बात करी तब मुझे पूरा कंफर्मेशन हो गया कि आप वही हैं। तो अब मैं जाऊं? एक कप कॉफी पीते, मैं आपसे अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, मौका मिला तो साथ में कॉफी जरूर पियेंगे। मैं चलती हूँ। रिक्शा। कॉफी तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। क्या दामिनी आज फिर गई थी और वो अच्छे मूड में? और मम्मी जब मैंने उससे पूछा कैसी हो तो मेरे को कहती है कि देवराज साहब के राज में गुलछर्रे उड़ा रही। देवराज से दामिनी का रिश्ता इतना अच्छा कैसे हो गया? क्यों गई थी वो? आशियाना की बात करने गई थी। लो, जिस आशियाना को बचाने के लिए उसने इतनी परेशानियां उठाई है, अब उसी आशियाना की डील करने के लिए वो देवराज के ऑफिस पे आई है। नहीं, मुझे नहीं लगता, जरूर बात कुछ और ही है। हमें मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप दामिनी पे इतना विश्वास क्यों करती हैं? क्योंकि वो मेरा विश्वास जीत चुकी है। लेकिन मम्मी, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। पहले वो आशियाना को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी और अब उसे ही बेचने पर उतारू हो रखी है। बेटा, उसे समझना इतना आसान नहीं है। अगर वो देवराज के ऑफिस में आशियाना के डील की बात करने गई है तो ये मत देखो कि वो वहाँ क्या बात कर रही है, बल्कि ये समझने की कोशिश करो वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। हो सकता है उसके मम्मी पापा राजी हो गए, या फिर देवराज साहब उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। नहीं विवेक, नहीं, दामिनी रुपयों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती, वरना वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाती और देवराज से एक मोटी रकम ले लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
चलिए, मैं आपकी बात पर विश्वास कर भी लेता हूँ, लेकिन दामिनी हर रोज देवराज साहब के पास मिलने क्यों जाती है? इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाऊंगी और दामिनी से मिलूंगी उसके घर। हाँ मम्मी, यही ठीक रहेगा। बस आप एक बात का ख्याल रखिए कि ये बात आप सिर्फ दामिनी से करें, उसके माता पिता को इस बात की भनक भी ना लगे। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि दामिनी से कोई गलती हो रही है तो मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन अगर मुझे ये पता चलेगा कि इसमें उसके माता पिता की मर्जी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चुपचाप वापस आ जाऊंगी। जी मम्मी। आइए माता जी, बैठिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलके भी जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपके लिए कुछ ठंडा गर्म मंगवा दूं? कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आशियाना के बारे में आपने कुछ फैसला किया है? क्यों, आपने किसी से कुछ सुना है क्या? विवेक बता रहा था कि देवराज कोई डीलिंग की बात कर रहा है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। क्यों, आपने किसी से कुछ सुना है क्या? विवेक बता रहा था कि देवराज कोई डीलिंग की बात कर रहा है। वो तो करते ही रहते हैं और सारी उम्र करते रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आशियाना का सौदा कर देंगे। उड़ती उड़ती खबर मिली थी, इसलिए सोचा पूछ लूं। अच्छा किया, मन का गुबार हल्का हो गया। दामिनी कैसी? पता नहीं, जब से पुणे से आई है उसका व्यवहार बहुत बदल गया है। किसी से बात नहीं करती, ऐसा लगता है जैसे इस घर में उसका कोई अपना है ही नहीं। सबसे बात करने में हिचकिचाती है। मैं उसे मिलकर आती हूँ। दामिनी, क्या कर रही हो बेटा? आंटी आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे दिमाग में एक उलझन है जिसे सुलझाने आई हूँ। उलझन? कैसी उलझन आंटी? सुना है आजकल तुम देवराज के ऑफिस जाते हो। हाँ आंटी, गई थी। कोई नई समस्या तो नहीं खड़ी कर दी ना उसने? नहीं नहीं, मैं खुद आजकल उनसे मिलने जुलने लगी। अच्छा, कोई खास कारण? नहीं, कोई खास कारण नहीं, बस यूं। नहीं दामिनी, ये बात तो मैं नहीं मान सकती कि तुम यूं ही देवराज से मिलने जा रही हो। कोई तो बात होगी। वैसे पूछने का अधिकार तो नहीं है मुझे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। जिस कश्ती में छेद हो वो तुम्हें साहिल तक नहीं पहुंचा सकती। उस पर भरोसा करके पानी में उतरना बेवकूफी है। देवराज भरोसे के लायक नहीं है बेटा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं देवराज पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, बल्कि उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हूँ। अगर दुश्मन को मारना हो तो पहले उसे अपना दोस्त बनाओ, उसका भरोसा जीतो और मौका मिलने पर उसे चोट पहुंचाओ। बस मैं उस मौके की तलाश में हूं। ऐसे मोड़ पर उन्हें चोट पहुंचाऊंगी जब वो पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में होंगे। तुम दामिनी हो? आंटी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं नहीं, पहले तुम ऐसी बातें नहीं करती थी। दोस्ती या रिश्ता बड़ी आसानी से तोड़ देती थी। अब ये चालाकी तुमने कब और कहां से सीखी? वो मुझे देवराज अंकल ने सिखाया। जिनसे सीखा उन्हीं पर आजमा रही हो तो? जी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कर रही हो तुम। तभी तो मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन अब बात समझ में आ गई। देवराज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बेटा जरा होशियार रहना। सांप बीन की तान पर नाचते नाचते कब पलट कर डस जाए, कोई भरोसा नहीं। मैं होशियारी से काम कर रही हूँ आंटी, आप देखिएगा मुझे बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें कामयाब करे ताकि देवराज को ये पता चले कि बुरा करने वालों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खुश रहो बेटा।